सो आज तो लास्ट लेक्चर है, अच्छे से सवाल पूछ सकती हूँ मैं, वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई हैव, ठीक है। सो अनन्या, व्हाट इज द equivalent weight of this substance? Equivalent weight of this substance if it undergoes reaction with K2Cr2O7, acidified K2Cr2O7, assuming its molar mass इसका assume कर सकते हो आप m. It is undergoing reaction with acidified K2Cr2O7. Sorry? हाँ बिल्कुल, पेन चला सकते हो तुम। वो लड़की, फॉस्फोरस के एसिड्स में एन फैक्टर कैसे निकलता है? ऑक्सीजन जितने होते हैं उसमें से -1। एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पता चलते? व्हाट आर एसिडिक हाइड्रोजन्स? H+ आर एसिडिक हाइड्रोजन। सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो। व्हाट आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, मतलब क्या होता है उसका, एसिडिक हाइड्रोजन्स का? हाउ डू यू डिटरमाइन? देन व्हाई एम आई नॉट सेइंग कि फॉस्फोरस के तीनों या चारों एसिडिक है? OH में तो नहीं गिनते एसिडिक हाइड्रोजन। H3PO4 में एक ऑक्सीजन इंडिविजुअल है, बाकी सब OH में कंबाइंड है, तो जितने OH से कंबाइंड है वो H+ है। सुनो तुम आराम से सोच लो, मैं किसी और को पूछती हूँ तब तक, तुम आराम से फ्रेम कर। m/6 बता सकते हो कैसे? NF6 है। हाउ डू यू डिटरमाइन द NF? +2 से +4 गया। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस चेंज, ठीक है, परफेक्ट। कंप्लीट रिएक्शंस की बैलेंसिंग स्टार्ट एन फैक्टर मेथड से सारे स्टेप्स बोलो लाइन से। फर्दर तो ऑक्सीजन एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद क्या किया? ऑक्सीजन बैलेंस। इसके बीच में कोई स्टेप नहीं था? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस, फिर ऑक्सीजन बैलेंस, देन हाइड्रोजन बाय H+ एंड चार्ज बाय H+। Okay, leave everything. What is the basicity of acid? How do you determine? Number of H+ So any H+. Then why it is not for H3PO4? Why it is not 3? Combined with number of H+ which combined with OH when combined when mixed with the base. So if वहाँ पे SH होता तो H2O3, H2S2O3, H2S2O3. So इसमें नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन फिर 1 ही होने चाहिए, क्योंकि OH के साथ एक ही है, 1 ही है। हाउ कम देन? तुम्हारा स्टेटमेंट तो यहाँ जस्ट हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली, नॉट ऑक्सीजन फैमिली। इधर मैं इसी पे बोल रही थी, H2S2O3 में जो S से भी अटैच है उसे मान सकते हैं हम नॉर्मल। H2S में 2 हाइड्रोजन, क्यों हम मानते हैं एसिडिक? S-2 बनता है। चलो, सो हम कर रहे थे रिडॉक्स टाइट्रेशंस। अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन का रिवीजन करें तो हमने उसमें किया था KMnO4 टाइट्रेशंस। KMnO4 इज अ सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेल्फ भी बोल दिया तो बोलते हैं हाँ, सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला तब भी बोलते हैं हाँ। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल 3 मीडियम्स। एन फैक्टर क्या था बताओ? बैन 153। फिर हमने पढ़ा था कि जो एसिडिक मीडियम है इट इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अदर एसिड्स क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे वो हमने रीजन समझा था वहां पे।
फिर हमने देखा था कि इसको यूज करते हैं ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सलेट सॉल्ट्स एंड फेरस सॉल्ट्स, और ये एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है क्योंकि इसका कलर क्या होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। न्यूट्रलाइज करने पे वो कलर फेड हो जाता है, या रिएक्शन कंप्लीट होने पे कलर फेड हो जाता है। फिर K2Cr2O7 टाइट्रेशंस किए थे, सब कुछ सेम था, 2 पॉइंट्स अलग थे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये सिर्फ और सिर्फ कब कर रहा है बताओ, एसिडिक मीडियम में, बाकी मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बेसिक में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर उसके बाद एन फैक्टर इसका 6 होता है, और इंडिकेटर क्या था बताओ, N, डाइफेनाइल अमाइन। बाकी सब कुछ सेम था। एक क्वेश्चन किया था, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, एक जिंक वाला सवाल था, कुछ वैसे ही सवाल आगे भी करें और 1-2 करते हैं। मिक्सचर कंटेनिंग equal moles of CuS and Cu2S were treated with 100 ml. A mixture containing equal moles of CuS and Cu2S was treated with 100 ml, 0.15 molar, 100 ml, 0.15 molar K2Cr2O7 solution. K2Cr2O7 solution. The products obtained were K2Cr2O7 solution. The excess of oxidant was back titrated. The excess of oxidant was back titrated with 50 ml of 0.4 molar Fe+2. 50 ml of 0.4 molar Fe+2. Calculate moles of CuS and Cu2S. 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन। सुनो मेरी बात, जैसे एसिड बेस का सवाल रहता था तो सिर्फ तुम्हारा काम क्या रहता था कि पता कर लो कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन एसिड है, कितने एसिड है, कितने बेस है। क्वेश्चन इसमें भी आपका काम बस यही है कि पता कर लो कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट। क्या K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो उसके साथ जो CuS और Cu2S रिएक्ट कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, तो 2 रिड्यूसिंग एजेंट तो ये हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास और कौन है, Fe2+। कन्वर्ट कहाँ होगा, Fe+3, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये क्या हो गया बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो 3 रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, CuS, Cu2S, Fe+3। दोनों का समेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Ra इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ OA। डेटा जो है सब्स्टिट्यूट कर दो। पेन नीचे रखो, पेन रखो नीचे, पेन रखो। हमारे पास है क्वेश्चन में ए मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मोल्स, तो मान लेते हैं मोल्स, हमारे पास मोल्स ऑफ CuS एंड Cu2S को A मान लेते हैं। फिर क्या बोला है, was treated with 100 ml point। ओके, इसके बाद इसको हमने ट्रीट किया है किसके साथ बताओ, K2Cr2O7 के साथ, विच इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पक्की बात ये काम कर रहे होंगे किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब उसके बाद क्या बोला है कि जो कुछ बना है, जो कुछ फॉर्म हुआ है, उस मिक्सचर को हमने फर्दर टाइट्रेट किया है किसके साथ बताओ, Fe+2 के साथ। Fe+2 है क्या बताओ, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, विच इज इटसेल्फ इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या नहीं। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट ये है,
और हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। बस आगे का मुझे क्या बना क्या नहीं बना उससे कोई फर्क नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है। इवन बैक टाइट्रेटेड वर्ड भी यूज किया है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो काम क्या है बताओ, समेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ OA इज इक्वल टू समेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ RA। OA और RA पहचान लिया है तुमने। OA है तुम्हारे पास, मिली इक्विवेलेंट्स ले लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम ml में है। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या बताओ, Cu2S प्लस CuS प्लस Fe+2। अब K2Cr2O7 का मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, इसका मोल्स इंटू NF, इसका मोल्स इंटू NF और इसका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू NF। बस अब तो खत्म सवाल, डेटा दिया है, सब्स्टिट्यूट करो डेटा। बताओ KMnO4 की मोलैरिटी K2Cr2O7 की मोलैरिटी कितनी थी? 0.15 और उसका वॉल्यूम कितना था? 100 ml। n फैक्टर कितना होता है? 6। अब हमारे पास है Cu2S। गोल, तुमने गड़बड़ यहाँ ही करी होगी। CuS और Cu2S अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। यहाँ सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट है और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 -2 +2 -2। ऑक्सीडाइज होके कॉपर कहाँ पहुंचेगा? +2। सल्फर कहाँ पहुंचेगा? SO2। बताया था SO3 नहीं बनता है ना। यहाँ पे ये कॉपर +2 से कॉपर +2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO2। n फैक्टर असाइन करो। ये है केस 2, मोर देन 1 एलिमेंट चेंजेस ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ सिंगल एलिमेंट चेंजेस ऑक्सीडेशन नंबर। चाहे कोई भी केस हो, तुम्हें n फैक्टर निकालने आता है। करो असाइन n फैक्टर। इसका कितना आ रहा है? परफेक्ट। +1 से +2 चेंज 1 का, एटम 2। फिर -2 से +4 चेंज कितने का? 6 का, एटम 1। n फैक्टर 8। इस वाले के लिए करो। +2 से +2 वो तो देखना ही नहीं है। सल्फर चेंज कर रहा है -2 से +4, 6 का, एटम 1। n फैक्टर 6। बस सब्स्टिट्यूट करो। 6 इंटू A प्लस 8 इंटू A प्लस Fe+2 का डेटा दिया होगा ना मोलैरिटी वॉल्यूम का, 0.4 मोलार। कितना वॉल्यूम? 50 ml और n फैक्टर Fe+2 का कितना? 1। सॉल्व करो, इससे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है A के लिए? 5 मिलीमोल्स, विच इज n इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ क्योंकि यहाँ n तुम्हारा मिलीमोल्स में आ रहा होगा ना, मिली इक्विवेलेंट्स रखा है तो मिलीमोल्स आएगा। चलो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें पहली हेडिंग है, हम पहले खत्म करेंगे आयोडीमेट्री क्योंकि आसान होता है वो थोड़ा। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, हेडिंग दो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। थोड़ा थियरी लिखते हैं, बुक अच्छी दिखेगी, वैसे तो सॉल्विंग के लिए इतना नहीं है बट लिख लो। Titrations using standard solution of iodine are referred as direct titrations or iodimetric titrations. In these titrations,
iodine acts as oxidant, not standard, which reacts with reducing agents or reductants, which reacts with reductants. हमारे पास कुछ रिएक्शन होती है Na2S2O3, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइपो सोल्यूशन, हाइपो सोल्यूशन। ये एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड आरए, ठीक है। मेरे पास हाइपो सोल्यूशन है, मैंने उसमें क्या, उसको रिएक्ट करना है आयोडीन के साथ, तो ये रिएक्शन हो जाएगी NaI 2NaI प्लस Na2S4O6। अब मुझे इसका एस्टिमेशन करना है, तो बस इसके लिए आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज होता है कि इसका एस्टिमेशन करना है, डायरेक्ट आयोडीन के साथ इसकी टाइट्रेशन कराई जाए, और जो भी हमारे पास इक्विवेलेंट्स ऑफ OA इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ RA। समझ पा रहे हो? RA तुम्हारा कौन है बताओ? हाइपो। और OA कौन है बताओ? आयोडीन। आयोडीन तुम्हारे पास है, मान लो इस तरह से बोल दिया है कि फॉर अ गिवन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज समथिंग, हाइपो भी हो सकता है। फॉर अ गिवन हाइपो सोल्यूशन, सवाल सुनो कैसा होगा, फॉर ए गिवन हाइपो सोल्यूशन इतना मोलार, इतना वॉल्यूम आयोडीन इज कंज्यूम्ड, then determine the mass of the, या determine the molarity of this solution। तो तुम्हें पता है इक्विवेलेंट्स ऑफ OA RA करोगे, इसका तो तुम्हें डेटा पता है क्योंकि तुम इसी से रिएक्ट करवा रहे हो। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। अगर बोल दिया है कि 200 ml के लिए इसका इतना मोलार, इतना ml यूज हो रहा है, तो मोलैरिटी निकाल लोगे या नहीं? यही होता है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, डी आयोडी डायरेक्ट एस्टिमेशन। समझ में आ गई बात? डायरेक्टली पता चल जाएगा। हम आयोडोमेट्रिक को भी साथ में समझेंगे ताकि कंपैरिजन आपके दिमाग में रहे। आयोडो लिखना नहीं है, मैं इसमें थियरी लिखवाऊंगी। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस, अच्छा दोनों में एक चीज ध्यान रखना, एक कॉमन चीज है, दोनों में स्टार्च इंडिकेटर यूज होता है, ठीक है। सो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ध्यान दो यहाँ पे, दीज आर इनडायरेक्ट एस्टिमेशंस। आपके पास आयोडीन अवेलेबल नहीं है, समझ पा रहे हो, और आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिटरमाइन करते हो। वहां आपने किसका एस्टिमेशन किया? रिड्यूसिंग एजेंट का। यहाँ आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एस्टिमेशन करते हो। सुनो कैसा स्टेप होगा। यहाँ पहले आप आयोडीन प्रोड्यूस करवाओगे, फिर उस आयोडीन जो प्रोड्यूस हुई है उसको दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाओगे, विच इज यू हैव सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यू डू नॉट नो मच अबाउट दिस। मान लो कि बोल दिया है कि 200 ml इसका है जिसकी मोलैरिटी मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया, ये जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 10 ml आपने बीकर में ले लिया है, ठीक है, हमें उसका डेटा नहीं पता मोलैरिटी का, तो मैं उसमें क्या ऐड कर रही हूँ, एक्सेस KI ऐड कर दे रही हूँ। समझ पा रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन को पहुंचा देगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 पे, I2 पे पहुंचा दिया। अब जो ये लिबरेटेड I2 है, ये जो लिबरेटेड I2 है वो दूसरी रिएक्शन में हम कंज्यूम कराएंगे, विच इज उसको स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन के साथ Na2S2O3 प्लस I2 gives to NaI प्लस Na2S4O6। बैलेंस किया नहीं है मैंने क्योंकि मुझे बैलेंसिंग की नीड नहीं है, हमें इक्विवेलेंट से काम होता है, हाँ या नहीं? और बैलेंसिंग कर भी लोगे, ऐसा तो कोई सदमे की बात नहीं। सो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका हमें एस्टिमेशन करना है उसमें एक्सेस KI डाल दिया, एक्सेस KI डालते साथ आपको I2 मिलेगा, उस I2 को आप हाइपो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराओगे। अब हाइपो सोल्यूशन के साथ I2 रिएक्ट करेगा, आपको पता चल गया कितना
हाइपो तो आपके अमाउंट का है ना, आपने लिया है, स्टैंडर्ड हाइपो है, तो आपको पता चल जाएगा कि मिस वो जितना भी आयोडीन था उसके लिए इतना मोलार, इतना वॉल्यूम हाइपो यूज हो रहा है। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर करके क्या इसके इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे? एक रिएक्शन में क्या सबके इक्विवेलेंट सेम होते हैं? तो क्या इसके भी इक्विवेलेंट्स मिल गए? अगर इसके इक्विवेलेंट्स मिल गए तो क्या इसके भी इक्विवेलेंट्स मिल गए? अगर इसके इक्विवेलेंट्स मिल गए तो क्या इसके भी इक्विवेलेंट्स मिल गए? तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि मिस इक्विवेलेंट्स ऑफ OA इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। डेटा हमें हाइपो का दिया जाएगा, हर बार डेटा हाइपो का दिया जाएगा। सुनो, अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूं, 200 ml of X molar KMnO4 is treated with excess Ki. The liberated iodine was then titrated with standard hypo solution having molarity 0.1 and 200 ml of hypo solution is consumed. तो मोलैरिटी दे दिया, हाइपो का वॉल्यूम दे दिया, हाइपो का तुमने इक्विवेलेंट्स निकाला, उससे I2 का इक्विवेलेंट्स मिला, फर्दर इस इक्वेशन में दोनों के इक्विवेलेंट्स मिल गए। चल रहे हो साथ में? लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट हर जगह नहीं ट्रू होगा, कोई एक केस होगा जब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझो कब गलत होगा, कब नेगेटिव लग सकता है अगर करोगे तो? जब उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन नहीं है तभी तुम लगा सकते हो ये फॉर्मूला, इफ OA डज नॉट हैव आयोडीन ऑलरेडी। सुनो, मैं इसके दो केसेस बनाती हूँ, तुम्हें खुद समझेगा। केस बनाते हैं, KMnO4 ठीक है, रिएक्ट कर रहा है Ki के साथ, मिला I2। चल रहे हो साथ में? ये Na2S2O3 के साथ रिएक्ट किया I2 ने, फिर बना Na2S4O6 प्लस 2NaI। ठीक है, चल रहे हो साथ में? अब तुम्हें इसका मान लो दे दिया है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कि 100 ml के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितनी मोलैरिटी होगी, ऐसा कुछ पूछा है, या व्हाट वॉल्यूम, मान लो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार वॉल्यूम पूछा हुआ है। ठीक है, टाइट्रेटेड विद एक्सेस किया, ये डेटा दिया, इसका बोल रहा है कि इतनी 0.1 मोलार 200 ml। ठीक है, सुनो, फिर निकाला तुमने मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, हाइपो का एन फैक्टर निकालो, हाइपो का एन फैक्टर निकालो। Na2S2O3 में ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में बताओ? +2। Na2S4O6 में +2.5, चेंज कितने का? 0.5, एटम कितना? 2, एन फैक्टर कितना? 1, तो हाइपो का एन फैक्टर 1। इक्विवेलेंट्स कितने आ गए? 20 मिली इक्विवेलेंट्स, 20 मिली इक्विवेलेंट्स। अब इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हो बताओ? इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हो? मोल्स इनटू NF। एक्चुअल में सुनो, यहाँ पे जो I2 के मोल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं बताओ? यहाँ वाले I2 के मोल्स से आ रहे हैं, हाँ या नहीं? तो यहाँ और यहाँ मोल्स तो सेम है, लेकिन एन फैक्टर दोनों जगह सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KiO3 और उसको एक्सेस Ki के साथ रिएक्ट कर रही हूँ और I2 बन रहा है, तो इस रिएक्शन को फिर देखो, ध्यान से सुनो, फिर उसको मैं रिएक्ट करा रही हूँ Na2S2O3 प्लस I2 गिव्स Na2S4O6 प्लस 2NaI। यहाँ पहले दोनों रिएक्शंस में आयोडीन का एन फैक्टर निकालते हैं, वहां पे भी तुम्हें समझेगा। आयोडीन का एन फैक्टर निकाले हम दोनों रिएक्शंस में, 0, -1 +5,
आयोडीन का निकालें, क्या डिस्प्रपोर्शनेशन दिख रहा है? तो NONR निकाल के करना होगा। करो NO, -1 से +5, सॉरी 0 से +5, ऑक्सीडेशन चेंज कितने का? 5 का, एटम कितना? 2, एन फैक्टर 10। NR निकालो, 0 से -1, 1 का चेंज, एटम कितना? 2, 1/NF इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/2, कितना आ गया? 5/3, 5/3 एन फैक्टर आया, हाँ या नहीं गोल? फिर आओ यहाँ वापस आओ, 0 से -1, चेंज कितने का? 1, एटम कितना? 2, एन फैक्टर 2। अब सुनो मेरी बात, ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि दो रिएक्शंस में इक्विवेलेंट सेम होता है। एक रिएक्शन में सबके इक्विवेलेंट सेम होंगे ना। इस और इस रिएक्शन में कॉमन क्या हुआ होगा कि मीन्स जो यहाँ मोल्स बने हैं वो यहाँ मोल्स हैं, और मोल्स इनटू NF करने पे क्या आता है बताओ? इक्विवेलेंट्स। तो अगर दोनों रिएक्शन के NF ही अलग हो गए हैं तो इक्विवेलेंट्स ही क्या हो जाएंगे बताओ? अलग हो जाएंगे। फिर से सुनो, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन होता है तो पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर अलग होता है। इस वजह से तुम दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट नहीं कर सकते, तुम दोनों के क्या कर सकते हो? मोल्स को इक्वेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ तुम देखो आयोडीन का एन फैक्टर दोनों जगह पे सेम है। चेंज 1 का एन फैक्टर निकालो, चेंज 1 का एटम कितना? अरे आयोडीन कहाँ, मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ? चेंज 1 का एटम 2, चेंज 1 का एटम 2। तो तुम समझ पा रहे हो, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन नहीं है तब आंख बंद करके दुनिया के सारे इक्विवेलेंट्स हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन है तो हम क्या करेंगे? सारे स्टेप सेम रहेंगे। इधर सुनो गोल, इधर स्टेप नंबर 1 क्या किया? Na2H2O3 का मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर किया, इससे इसके क्या मिल गए? इक्विवेलेंट्स। ये सारे स्टेप सेम रहेंगे। इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे, इसके इक्विवेलेंट से क्या इसके मोल्स निकाल लोगे, इसके मोल्स को क्या इसके मोल्स से समझ जाओगे ना, सेम है। मोल्स तो मोल रिलेट हो सकता है ना, तो इसके मोल्स से अगर इसके मोल्स मिल गए तो अब तुम्हें एन फैक्टर तो दूसरी रिएक्शन का निकाल लेना अलग से, मोल्स इंटू NF खुद फिर से कर देना। मोल्स इंटू NF करके इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। एक रिएक्शन में तो इक्विवेलेंट सेम ही होते हैं, तो इक्विवेलेंट्स इसके भी मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो? बस यहाँ पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि इसका एन फैक्टर अलग से निकालना है। गोल जिंदा हो। ये था आयोडोमेट्री। आयोडीमेट्री कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट इसका डेटा पता करना है, इसका डेटा दिया जाएगा। लिखो, आयोडो में 5-6 लाइन का स्पेस छोड़ देना हेडिंग देने के बाद। इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन oxidizing agent reacts with excess Ki oxidizing agent reacts with excess Ki and the liberated iodine is then titrated against standard, and the liberated iodine is then titrated with standard hyposolution. अच्छा, अगर तुम देखो तो आयोडीमेट्री में हम किसका एस्टिमेशन कर रहे हैं बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट का। आयोडोमेट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एस्टिमेशन कर रहे हैं। करें सवाल? 50 ml
50 ml KMnO4 is mixed with excess Ki, liberated iodine required 30 ml 0.1 molar hypo solution. Calculate the molarity of KMnO4. Next question, करो दोनों साथ में. Calculate the molarity of KMnO4. अगला सवाल, certain amount of KiO3 was mixed with excess Ki. Excess Ki देखते साथ iodometry. Was mixed with excess Ki. Certain amount of KiO3 was mixed with excess Ki. Liberated iodine was titrated with 50 ml 0.2 molar hypo solution. 50 ml 0.2 molar hypo solution. Calculate 50 ml 0.2 molar hypo solution. Calculate moles of KiO3 used. 50 ml KMnO4 is mixed with excess Ki. Liberated iodine required इतना ml इतना molar hypo solution. Calculate the molarity of KMnO4. जैसे ही आपको excess Ki दिखा, आयोडोमेट्री का सवाल है. आयोडोमेट्री देखते साथ अगला काम क्या करने का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करने का कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन है या नहीं. आयोडोमेट्री जैसे ही पता चल गया, उसके बाद काम क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन है या नहीं है ये पता किया. तुमने देखा KMnO4 में तो नहीं है, मतलब आंख बंद करके मैं कह सकती हूँ कि इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो. हमें हाइपो का डेटा दिया हुआ है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर. मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर. KMnO4 का कुछ नहीं बोला है, एसिडिक मीडियम, एन फैक्टर कितना 5, वॉल्यूम उसका कितना है 50 ml और मोलैरिटी हमें नहीं पता. इसकी मोलैरिटी दी हुई है कितनी 0.1 इंटू 30. एन फैक्टर हाइपो का कितना होता है बताओ 1. सो ये कितना आ गया, m इज इक्वल्स टू 0.3 अपॉन कितना, अच्छा 3 लिख. सो ये 3 और ये इधर आके 250, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 3/250. दूसरा सवाल तुम्हारे पास क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ KiO3 है, इधर है ना, ये जाने तो ज्यादा ही गंदा. KiO3 is mixed with excess Ki. Liberated iodine was titrated with hypo. Na2S2O3 to give Na2S4O6 plus 2NaI. सुनो, यहाँ पहला काम तो तुम्हें पता है कि यहाँ हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, इक्विवेलेंट्स इसके और इसके डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आयोडीन के दोनों रिएक्शन में इक्विवेलेंट्स अलग होंगे, मोल्स सेम होंगे, इक्विवेलेंट्स अलग होंगे. फिर भी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर करके इसके इक्विवेलेंट निकालें. वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर डेटा दिया था 50 ml 0.2 मोलार, 50 ml 0.2 मोलार, एन फैक्टर कितना 1. तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 10 ना, 10 मिली इक्विवेलेंट्स, हाँ या नहीं, 10 मिली इक्विवेलेंट से इसके भी 10 मिली इक्विवेलेंट्स. इसके मिली इक्विवेलेंट से मोल्स निकालो, मोल्स इंटू NF इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स. NF कितना है इसका
2 है ना, सो मोल्स कितने आ गए, 5 मिलीमोल। इसके 5 मिलीमोल से इसके भी 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल से एन फैक्टर कितना अभी निकाल रखा है ना 5/3, अब तो डायरेक्ट बोल सकती हूँ ना, NF उधर निकाला है हमने, तो ये मिलीमोल से इक्विवेलेंट्स निकालो कितना, 5 इंटू 5/3, 25/3, 25/3 मिली इक्विवेलेंट्स। तो इसके भी मिली इक्विवेलेंट्स आ गए कितने, 25/3। मिली इक्विवेलेंट से इसके मोल्स आसानी से निकाल सकते हो, मोल्स इंटू NF इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स, मिली मोल्स निकाल लोगे इससे। अब करो ये सॉल्व। NF पता है तुम्हें KiO3 का कितना एन फैक्टर, कितना आ रहा है, 5, तो मोल्स इंटू 5 इज इक्वल टू 25/3, ये गया 5, सो मिली मोल्स इज इक्वल टू 5/3। कितने लोगों का सेम आया था, वेरी गुड, कॉपी करो। सो यहाँ ऑफिशियली हमने रिडॉक्स चैप्टर खत्म किया है, सेकेंड चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। सुनो यहाँ सुनो, एक टॉपिक होता है, जनरली एडवांस प्लस के लेक्चर्स में पढ़ाती हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन के एडवांस प्लस लेक्चर्स जब होते हैं, पढ़ा दे रही हूँ तुम्हें इसलिए क्योंकि जब तुम नीरज कुमार सॉल्व करोगे, अवस्थी लेवल 2 करोगे, तो काफी क्वेश्चंस तुम्हें उस पे दिखेंगे। तो टाइम बचा है 20-25 मिनट, जो भी है आधा घंटा है, उसमें हम एडवांस प्लस का एक टॉपिक करते हैं। क्योंकि आप ये बात अपनी बुद्धि में बिठा के रख लो, दिस एग्जाम इज अबाउट आप कितनी बार घस रहे हो। अभी मैं बताऊं, पेपर बनाया था मैंने 12th ऐसा एडवांस का, एक पेपर एक बैच में बताया था, बैच नहीं स्पेसिफाई करूंगी, तुम लोग थोड़े डेंजर हो, ठीक है। किसी बैच में पेपर बनाया था, एक एडवांस बैच का पेपर था, ठीक है, FLT। उन्होंने सॉल्व किया है अवस्थी चारों लेवल, नीरज कुमार मेंस एडवांस इंटीजर सिंगल डिजिट, इंटीजर 4 डिजिट, ठीक है। उसके बाद मैंने पेपर बनाया FLT का, और मैंने सवाल कहाँ से डाले थे, लेवल 1 अवस्थी, लेवल 1 अवस्थी के सवाल थे, और इंटीजर थे लेवल 4 अवस्थी के। पूरा पेपर एब्सोल्यूट एज इट इज उठा के, जानबूझ के, कभी नहीं करती थी ऐसा, जानबूझ के किया था। हाईएस्ट कितना गया है केमिस्ट्री में 100 में से, इमेजिन। 54 55 के आसपास, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, सुनो, और ऐसा नहीं ऐसे मत करना, तुम ही लोग हो, यही सब करोगे तुम लोग भी, तुम ही लोग रहोगे कुछ दिनों में, फिर खुद ही पे हंसना। इसीलिए कह रही हूँ, इस पे मत रहो, इस रेस में नहीं रहना, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अब क्या करूं, सब खत्म हो गया, अब इसको फिर से कितनी बार किया, ये तुम्हारा है। जब बोर हो कोई चैप्टर, बोर तो होने पे चैप्टर उठाने का मन नहीं करता होगा, वेरी रेयर थिंग, बट अगर स्टडी का डेडिकेटेड टाइम है और कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या मन कर रहा है कोई चैप्टर की सॉल्विंग करनी है, देन ऑलवेज डू रीसॉल्विंग। मैंने तो आपको पहले ही बोल रखा है, कोई भी जेई के स्टूडेंट का चैप्टर का शेड्यूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आपके प्रीवियस चैप्टर की सॉल्विंग का स्लॉट। जिस बच्चे के वीकली टाइम टेबल में प्रीवियस चैप्टर का कोई टाइम नहीं डेडिकेटेड है, वो उसकी तैयारी ही गधा मजदूरी वाली चल रही है, क्योंकि वो रेडी कर रहा है खुद के ब्रेन को, उस चैप्टर को फिर से फ्रेश बनाएगा, जब पूरी तरह से ताज़ा हो जाएगा वो चैप्टर, फिर से रेडी टू मेहनत, फिर आएंगे फिर से, मिस ये नहीं समझ में आ रहा, लिटरली बता रही हूँ, खुद की नोट्स नहीं समझ में आती है, ठीक है। सो आपके वीक के टाइम टेबल में आप अपने हिसाब से 6 आवर्स 8 आवर्स जो भी ओवरऑल वीक में डेडिकेट करो,
और उसमें सिंपल उठाने का, बहुत टफ चीजें नहीं। नोट्स उठाया, 20-25 मिनट ऐसे गो थ्रू कर लिया नोट्स। उसके बाद अवस्थी के हर 4th क्वेश्चन को टिक कर दिया, क्वेश्चंस लगा लिया, हो गया, बंद करके रख दिया, रिवीजन डन। नेक्स्ट 1-1.5 महीने बाद फिर से रिवाइज करना है। नोट्स उठाया, गो थ्रू कर लिया, मेंस लेवल इंटीजर नीरज कुमार के मेंस लेवल उठा के हर 5th क्वेश्चन टिक कर दिया, कर दिया। दिस इज हाउ यू रिवाइज ए चैप्टर। इससे तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा टॉपिक अभी भी रिटेन्ड है यहाँ पे। नहीं तो हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड एक एरिया रहता है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया, कहीं मैं भूल तो नहीं गया। तो चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं, एडवांस। टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaOH, Na2CO3 and NaHCO3. Titration of mixture Na2CO3 and NaHCO3 by strong acids like HCl. Theory लिखो इसमें। In these titrations, following indicators are used. पहला indicator phenolphthalein. It shows color change in the pH range 8 to 10. Next, methyl orange. It shows color change in the pH range 3.1 to 4.4. Due to this lower pH range, it indicates complete neutralization of the base. बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं, सुनो यहाँ लेजेंड्स। मिथाइल ऑरेंज की रेंज कितनी बोली है? 3.4. सुनो यहाँ सुनो, बेल इधर सुनो। NaOH, Na2CO3, NaHCO3, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये क्या है बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि जो रेंज होगा जहां पे न्यूट्रलाइजेशन होगा वो पीएच में कम होगा, है नहीं? क्योंकि एसिड्स का पीएच एसिडिक नेचर, जितना एसिडिक नेचर उतना पीएच रेंज कम, उतना पीएच रेंज कम। कुछ समझ में आता है तुम लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ? ये NaHCO3, अच्छा इसको ऐसे नहीं समझते, तुम नोट में लिखो, पहले लिखो। तुम लोगों को आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं समझा है, पीएच नहीं पता होगा ज्यादा। लिखो NaOH in phenolphthalein and in methyl orange is completely neutralized by HCl. रिएक्शन लिख देना दोनों की न्यूट्रलाइजेशन की। NaOH in phenolphthalein as well as in methyl orange is completely neutralized by HCl. नेक्स्ट पॉइंट, स्टार मार्क करते जाओ, अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। Na2CO3 shows half neutralization in phenolphthalein, shows half neutralization in phenolphthalein according to the following reaction. phenolphthalein में यही रिएक्शन होगी, बस इससे ज्यादा नहीं न्यूट्रलाइज हो सकता है। Na2CO3 प्लस HCl, NaHCO3 प्लस क्या बन रहा है? और एक Na, यहां से NaCl ना, Na2CO3 का ही अगला पॉइंट, Na2CO3 का ही अगला पॉइंट। Na2CO3 shows complete neutralization with methyl orange। रिएक्शन लिख देना तुम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की। Na2CO3 के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन क्या होगी? +2 HCl गिव्स क्या हो जाएगा बताओ? 2 NaCl
फिर पानी प्लस CO2। वहाँ फेनोफ्थलीन इटसेल्फ इज अ वीक एसिड। तो दीज आर, हाँ इनका भी खुद का नेचर होता है जिससे वहां पे वो रिएक्शन डिपेंड करती है। हाँ, weak acidic and weak basic, that is a weak basic indicator. PHN is phenolphthalein। सुनो यहाँ सुनो, पेन रखो, तुम देख लेना कैसे बनाना है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो Na2CO3 के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए x ml HCl लगता है। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बहुत, ऐसे तुम्हें एक बार समझ में आ गया, एक दो लाइन में कर लोगे। Na2CO3 के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए x ml लगता है, इसके लिए y, और NaOH के लिए ZmL लगता है। मान लो मेरे पास है पहले NaOH, फिर है Na2CO3, फिर है NaHCO3। मान लो जब मैं टाइट्रेशन कर रही थी, मैंने कुछ इस तरह से सेट बनाया है कि मिक्सचर लेते हैं ना, हमने मिक्सचर ही नहीं लिया है, एक एक ही ले लिया है। NaOH प्लस Na2CO3 दोनों लेते हैं। Na2CO3, दूसरा NaO, दूसरा मिक्सचर है हमारा NaOH प्लस NaHCO3 और तीसरा मिक्सचर है हमारे पास Na2CO3 प्लस NaHCO3। ठीक है, ये मिक्सचर है हमारे पास। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अब सुनते जाओ। क्वेश्चन इन्हीं में से किसी एक में एज इट इज डायरेक्ट उठाया हुआ रहेगा कोई एक केस। मैंने तुम्हें बोला मेरे पास Na2CO3 और NaHCO3 का NaOH का मिक्सचर है। अब मैंने उसमें शुरू में क्या डाला है, फेनोफ्थलीन डाला है, सिर्फ फेनोफ्थलीन डाला है। तो फेनोफ्थलीन जब डाला है तो फेनोफ्थलीन में Na2CO3 हाफ न्यूट्रलाइज होता है और NaHCO3 क्या होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइज। कंप्लीट न्यूट्रलाइज मतलब कि NaOH कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता है और Na2CO3 हाफ। तो हाफ न्यूट्रलाइज हुआ मतलब इसका x/2 ml। HCl किसने कंज्यूम किया होगा x/2 ml, बताओ? Na2CO3 के हाफ न्यूट्रलाइजेशन ने, और NaOH के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से Z डायरेक्ट मिल गया वॉल्यूम ऑफ HCl कंज्यूम। समझ पा रहे हो? फिर से मान लो, लेकिन इस बार ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसी मिक्सचर में मैं शुरू में ही फेनोफ्थलीन डाल दूं। ठीक है, शुरू में ही मैंने फेनोफ्थलीन डाल दिया तो दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इसका X और इसका Z चल रहे हो साथ में। फिर से अच्छा सॉरी, Na2CO3 और NaHCO3 में मैंने स्टार्टिंग से ही मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। मिथाइल ऑरेंज शुरू से ही अगर डाला है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन सबका होगा, मतलब जितना चाहिए वो उतना कंज्यूम हो जाएगा। X चाहिए होता है X कंज्यूम हो गया, Z चाहिए होगा Z कंज्यूम हो जाएगा। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि पहले मैंने क्या किया, फेनोफ्थलीन डाला, फेनोफ्थलीन ने जितना कुछ न्यूट्रलाइज करना था वो कर दिया, उसके बाद वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या डाला, मिथाइल ऑरेंज डाला। तो फेनोफ्थलीन बिगनिंग में डाला तो कितना हुआ था, x/2 प्लस Z, ये हो गया। अब आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट, मतलब पहली रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो भी मैं फेनोफ्थलीन जब डाल रही हूँ उसके बाद जो HCl कंज्यूम होगा वो किस लिए कंज्यूम होगा, HCl किस लिए वो HCl कंज्यूम होगा बताओ, हाफ Na2CO3 के लिए, हाफ Na2CO3 के लिए, मतलब बस x/2 ml HCl। सेकेंड वाला धीरे धीरे समझेगा, जैसे हम एंड तक आएंगे समझ जाएगा तुम लोगों को। फिर से NaOH है, NaHCO3 है। इस बार पहले सिर्फ फेनोफ्थलीन डाला। फेनोफ्थलीन NaHCO3 को कुछ नहीं करता है, ठीक है। अगर मैंने नहीं लिखाया है तो इसे ऐड कर देना। फेनोफ्थलीन
नो रिएक्शन, लिख देना फेनोफ्थलीन NaHCO3 एरो करके लिख देना NaHCO3 in phenolphthalein shows no reaction but in methyl orange it is neutralized. हाँ कंप्लीटली एक ही है ना तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, एक ही Na, ये है ना कार्बन Na है, एक ही Na है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ही होगा। सुनो मेरी बात, गोल यहाँ आओ वापस, धीरे धीरे समझेगा, सदमे में नहीं जाना है, हो जाएगा। NaOH को दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं, NaHCO3 को सिर्फ कौन कर पाता है? मिथाइल ऑरेंज। तो NaOH को तो मिथाइल ऑरेंज जब हमने शुरू में फेनोफ्थलीन न्यूट्रलाइज कर देगा NaOH को, लेकिन NaHCO3 को वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो 0। ये Z है, हाँ Z, चल रहे हो? अब मान लो ये पूरी सेपरेट बीकर है, मैंने क्या किया, इस तरह से अज्यूम करो यही मिक्सचर मेरे पास है, यही मिक्सचर मेरे पास है, मैंने इस मिक्सचर में क्या डाला? फेनोफ्थलीन। जब मैंने फेनोफ्थलीन डाला तो ZmLHCl ही सिर्फ कंज्यूम हुआ, लेकिन यही मिक्सचर इसके पास है, इसने इस मिक्सचर में अब फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली इसने क्या डाल दिया? मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। तो मतलब अब दोनों पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होंगे, तो जितना चाहिए दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, तो Y प्लस Z, ठीक है। तीसरा केस ये है कि जो मैंने किया था, हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ था क्योंकि मैंने फेनोफ्थलीन डाल दिया था, वो हाफ करने के बाद मैं अब उसमें क्या डालूं बताओ? मिथाइल ऑरेंज। तो अब वो मिथाइल ऑरेंज किसको करेगा बताओ? सिर्फ और सिर्फ NaHCO3, तो YmLHCl फॉर किसके लिए? फॉर NaHCO3। फिर से ये वाले पे आओ, Na2CO3 NaHCO3, मिथाइल ऑरेंज दोनों को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवा देगा, फेनोफ्थलीन इसको आधा करवाएगा और इसको कुछ नहीं करवाएगा, तो इसके आधे के लिए कितना लगेगा? और इसके कुछ नहीं तो 0। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की हो सकता है शुरू से ही तुम मिथाइल ऑरेंज से कर रहे हो, फेनोफ्थलीन को देख ही नहीं रहे हो, तो दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो X प्लस Y। तीसरी कंडीशन कि मैंने हाफ न्यूट्रलाइजेशन तो किससे करा लिया? फेनोफ्थलीन से करा लिया, लेकिन जो बचा रह गया, जो रिमेनिंग रिएक्शन रह गई है, उसके लिए मैं बाद में क्या यूज कर लूं? मिथाइल ऑरेंज। तो बाद में जो मिथाइल ऑरेंज यूज होगा वो इसको हाफ न्यूट्रलाइज करेगा और इसका न्यूट्रलाइजेशन करेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये आधा ही हुआ था ना फेनोफ्थलीन से, तो आधा बचा हुआ कौन करेगा? मिथाइल ऑरेंज। और ये पूरा का पूरा कौन करेगा बताओ? मिथाइल ऑरेंज। तो इसका क्या होगा? X/2 प्लस Y। समझ पा रहे हो? वॉल्यूम ऑफ HCl ही पूछा जाएगा तुमसे, इससे इस यही सेम एज इट इज रहेंगे सवाल। लिखो। बट नहीं ना, ये तो पहले वाले में NaOH हो गया ना, सेकंड में ये वाला नहीं समझा। सुनो, NaOH है, उसको दोनों करते हैं, तो जब मैंने फेनोफ्थलीन डाला तो NaOH हो गया है न्यूट्रलाइज, सिर्फ NaOH हुआ, NaHCO3 कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये एक केस हो गया। जब मैंने इसी मिक्सचर में जब मैंने इसी मिक्सचर में मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम द बिगिनिंग डाला, तो NaOH भी हो गया, NaHCO3 भी हो गया, ये भी ठीक है। मैंने इसी मिक्सचर में शुरू में क्या डाला? फेनोफ्थलीन, तो फेनोफ्थलीन सिर्फ किसको करेगा? NaOH को, NaHCO3 बचा रहेगा, विच इज 0 प्लस Z। अब NaOH क्या पूरी तरह से हो गया न्यूट्रलाइज फेनोफ्थलीन डालने पे। आफ्टर दिस वी आर एडिंग मिथाइल ऑरेंज, बस NaHCO3 को करेगा। Na2CO3 उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, रिएक्ट कौन करता है बस उससे फर्क पड़ता है। तीनों अगर आ गए और इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, केस यही बन जाएगी। तीनों अगर आ गए, इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, तो X प्लस Y प्लस ZmL।
तीनों अगर आ गए और इंडिकेटर है फेनोफ्थलीन, तो क्या आ जाएगा x/2 प्लस z, y तो होगा नहीं। बस तुम्हें इस चीज को बस अपनी बुद्धि में बिठाना है। कैसे? एक एक लाइन, नहीं समझा तो लिखना नहीं, पहले समझना फिर लिखना। ये कैसे है? Na2CO3 को हाफ न्यूट्रलाइज कर सकता है फेनोफ्थलीन, हाँ या नहीं? तो हाफ न्यूट्रलाइज कर सकता है तो x/2, हाँ या नहीं? और NaHCO3 को नहीं कर सकता तो 0 फेनोफ्थलीन में। ये समझा? पक्का? अब NaHCO3 कुछ भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो मिथाइल ऑरेंज ने उसको न्यूट्रलाइज किया Y। उसी बीकर को उठा के हम यहाँ ला रहे हैं, यहाँ ये दो इंडिविजुअल बीकर्स थे, ये उसी को यहाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो x/2 हो गया था, रिमेनिंग x/2 कौन कर रहा है? मिथाइल ऑरेंज में। यहाँ कुछ नहीं हुआ था तो यहाँ पूरा का पूरा कहाँ होगा? मिथाइल ऑरेंज में। समझ पा रहे हो क्या कह रही हूँ? These two are individual and ये कंटिन्यूएशन में है। यहाँ लिख देना कि XMl HCl for complete neutralization, YMl HCl for complete neutralization। इंडिकेटर्स होते हैं वो भी हाँ, ये सब चीज को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसीलिए ऐसा डिसाइड करते हैं कि कितने एक्सटेंट पे होगा। पूरी लास्ट रो, मतलब एक बता दो तो सही। हाँ एक बता सकती हूँ क्योंकि पूरा एक्सप्लेन लास्ट रो करना होता है, एंटायरली एक्सप्लेन। कोई एक करते हैं, ये वाला NaOH NaHCO3 फेनोफ्थलीन में डाला, ये मिक्सचर में फेनोफ्थलीन डाला बीकर में, फेनोफ्थलीन डाला तो फेनोफ्थलीन में न्यूट्रलाइज सिर्फ NaOH होता है, NaHCO3 का कुछ नहीं होता। तो NaOH न्यूट्रलाइज हुआ तो ZMl HCl कंज्यूम, NaOH न्यूट्रलाइज हुआ ZMl HCl कंज्यूम, NaHCO3 का कुछ नहीं हुआ तो 0, बाइकार्बोनेट के लिए 0। अब सेपरेटली फिर से मैंने ये मिक्सचर लिया है, इस बार मैंने फेनोफ्थलीन के बजाय मिथाइल ऑरेंज डाला है, दोनों कंप्लीट न्यूट्रलाइज होते हैं, सेपरेट बीकर में लिया है। इट इज लाइक यू आर हैविंग द सेम मिक्सचर, शी इज हैविंग द सेम मिक्सचर। तुमने डाला है फेनोफ्थलीन, इसने डाला है मिथाइल ऑरेंज। जब ये मिथाइल ऑरेंज डालती है तो दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब Y प्लस ZMl HCl उसको लगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब एम तक क्लियर। NaOH को दोनों ही करते हैं। तुम पढ़ो पहले, उधर पढ़ो थोड़ा, जो थियरी लिखा है वो पढ़ो। तुम तो बिल्कुल कोर फाउंडेशन पे एकदम वो हो गई हो। NaOH को दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं। तो Y प्लस Z HCl। चलो तुम लेक्चर के बाद आराम से बैठो, ठीक है? काफी कुछ बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है? यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसकी सॉल्विंग अगले लेक्चर में करेंगे हम। सुनो, यहाँ सुनो, एटॉमिक में आपको स्टार्ट के पहले दूसरे लेक्चर से ही सॉल्विंग लगेगी अच्छी खासी, ठीक है? तो अपनी रिडॉक्स को पहले से संभाल के रखो, ताकि उधर ना हो कि एटॉमिक की सॉल्विंग जब मैं बोल रही हूँ तो रिडॉक्स का लेवल 4 चल रहा है, ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में। सॉल्विंग जितनी मैक्सिमम कर सकते हो करो।